देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जब बजट आता है तो एक आम लोगों को ये आइडिया अनुमान लगता है कि आने वाले एक साल में देश किस डायरेक्शन में काम करने वाला है, कौन सा मिनिस्ट्री में, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना फंड एलोकेट होता है। तो उस हिसाब से हम लोग एक आइडिया लगाते हैं कि देश किस तरीके से सरकार जो है काम करने वाला है। तो मैं कोई ऐसा विशेषज्ञ तो हूं नहीं, लेकिन मुझे जितना समझ में आ रहा है कि ये बजट में गरीब स्तर के लोगों को कुछ स्कीमें उनको ऑन पेपर दिया गया है, लेकिन ये कितना ऑन ग्राउंड रियलिटी में कितना इंप्लीमेंट होगा ये आने वाला वक्त ही आपको बताने वाला है। जैसा खासकर फोकस किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के स्कीम्स पर, लेकिन पिछले बार भी ये PMAY स्कीम्स आया था, लेकिन कितने लोगों को उसमें घर मिला। इस बार भी पिछले बार के जैसा ही मुझे जितना लगता है ये केवल ऑन पेपर तक ही सीमित रहने वाला है। अमीरों के लिए आप देखो, उनको स्पेशल प्रावधान दिया गया है कि आपको सब्सिडी में लोन मिलेगा, आपको इंटरेस्ट कम रेट में लोन मिलने वाला है, आप लोग स्टार्टअप कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अमीरों के लिए बहुत सारा स्कीम्स इन्होंने लॉन्च किया है, सिर्फ अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त लोगों को फेवर करने के लिए, क्योंकि सारा पैसा आप जानते हो कि भारत में चाहे किसी भी जगह में किसी तरह छोटा से लेके बड़ा स्टार्टअप तक हर चीज में पैसा किस जगह से लगता है, कौन सा परिवार लगाता है, ये आप जानते हो। ये उनको बेनिफिट देने के लिए ये सब्सिडी वाले स्कीम्स और इंटरेस्ट फ्री लोन्स का प्रावधान रखा गया है। और फाइनली आते हैं, आपको जैसा पता होगा कि आज भारत देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो मिडिल क्लास लोगों का है। मिडिल क्लास, जैसे आपके जैसे और मेरे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको बहुत आशा रहता है कि हाँ बजट आएगा, हमारे लिए कुछ होने वाला है। लेकिन मैं आपको बड़ा दुख के साथ ये बताना चाहूंगा कि मिडिल क्लास को एज यूजुअल पिछले 10 साल से जो कुछ नहीं मिला, इस बार भी मिडिल क्लास के लोगों को कुछ नहीं मिला है। उनको बस निराशा हाथ लगा है। मिडिल क्लास इंसान थोड़ा पैसा कमाता है और थोड़ा पैसा कमाने के बाद सोचता है कि मैं मैक्सिमम पैसा जो बचा लूं। सबसे पहले तो उसको सैलरी जब आता है वो उस सैलरी में पहले इनकम टैक्स पे करता है, उसके बाद भी इतना सारा महंगाई, हर चीज, आप कुछ भी खान पान का सामान लो, आप शॉपिंग करने जाओ, हर चीज में GST। अब तो नया GST लग गया, पहले तो पिछले साल दूध और दही में GST लगा था। आप जान के बड़ा हैरान हो जाओगे, इस बार बार शॉप के ऊपर में भी GST लगा दिया गया है। मतलब सेविंग्स करने का आपका खर्चा एक तो ज्यादा हो गया, बचेगा कुछ नहीं। और उसके बाद भी अगर एक मिडिल क्लास इंसान सोचता है कि मैं थोड़ा पैसा बचा लूं, जब वो सेविंग्स करता है, एक फिक्स डिपॉजिट करता होगा, एक कोई जाके इंश्योरेंस खरीदता होगा, कुछ लोग जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन उसमें भी जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट के ऊपर में भी टैक्स लगा दिया गया है। ये बजट, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बजट एक मिडिल क्लास लोग को ऊपर लेके जाने के लिए है कि उनको और नीचे गिराने के लिए है। अब जाहिर सा बात है कि मिडिल क्लास को एज यूजुअल कुछ मिला नहीं। और आपको पता होगा कि भारत में सबसे बड़ा एक स्तर है जिसको हम किसान बोलते हैं। जब बजट आता है तो हम लोग भी बड़ा उम्मीद के साथ सुनने को तैयार बैठे थे कि किसान के लिए कुछ एक अच्छा गुड न्यूज आएगा, इस बजट में कुछ नया चीज सुनने को मिलेगा। लेकिन एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में फंड्स को एलोकेट किया है, लेकिन उसमें फंड एलोकेट किस चीज में किया है? फार्मिंग के, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किया है, फर्टिलाइजर और केमिकल्स का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया है। और ये जो मैं आपको बताऊंगा, क्या कोई आम इंसान कोई कभी फैक्ट्री लगा सकता है? क्या कोई आम इंसान कोई फर्टिलाइजर का कंपनी खोल सकता है? क्या कोई आम इंसान जाके किसानों को फार्मिंग सिखा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये किनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? वही प्राइवेट कंपनी मित्रों को ही ये कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, टेंडर देने वाले। ये इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में किसान के कंधों पे रख के उनको प्रॉफिट देने का काम हुआ है। और किसान सबसे ज्यादा आस लगा के बैठे थे कि भाई हमको MSP पे कुछ सुनने को मिलेगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने MSP के ऊपर में एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। देखिए, नेचुरल फार्मिंग से आप अपना उत्पादन तो बढ़ा लोगे, लेकिन उसको बेचोगे कहाँ? जब आपको अपना उत्पादन का एक सही दाम नहीं मिलेगा, एक MSP नहीं मिलने वाला है, तो वो उत्पादन, वो प्रोडक्शन करके वो फार्मर क्या करेगा? उसके ये सब चीजों से बेहतर ये था कि आप MSP में 2 शब्द ही बोल देते, कम से कम दिल को दिलासा तो मिल जाता कि हाँ भाई, सरकार MSP के बारे में सोचने को तैयार है। और एक और मुद्दा है, क्योंकि मैं यूथ हूं, मैं यूथ के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित रहता हूं। आपको पता होगा कि अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम को लेके बहुत बड़ा एक स्ट्राइक और बहुत बड़ा एक
ऑपोजिशन के थ्रू जो है, और देश के भी जितने भी आप अग्निवीर और या तो जो भी एस्पायरिंग आर्मी कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास आप जाओगे तो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है। तो अग्निवीर स्कीम के ऊपर में भी हम कुछ फाइनेंस मिनिस्टर से सुनना चाहते थे कि आप डिफेंस का फंड जो आपने अग्निवीर स्कीम क्यों लाया। ये तो हम सब जानते ही हैं कि डिफेंस का जो बजट जो था वो कम हो चुका था, जिसके वजह से परमानेंट कमीशन को हटा के इन्होंने 4 साल का नौकरी देना शुरू कर दिया। तो ये सारा चीज हम एक बड़े उम्मीद के साथ में बैठे थे कि अग्निवीर के बारे में भी कुछ सुनने को मिलेगा, उसके बारे में भी कुछ सुनने को मिला नहीं। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि हम जानते हैं कि ये जो बजट आया ये गठबंधन सरकार को बचाने के लिए कुर्सी बचाओ बजट, जो जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में 40 एमपी है, आंध्र प्रदेश में 25 एमपी सीट है, लेकिन अंडमान निकोबार में केवल मात्र एक एमपी सीट है। अब उनको, हम सबको पता है कि ये जो सरकार है, जो एनडीए गठबंधन हुआ है, ये केवल बिहार और आंध्रा के जो एमपी सांसद लोकसभा सीट्स है उनके बदौलत ही इन्होंने सरकार बनाया है, और उनको खुश रखने के लिए बाकी सारे राज्यों को इग्नोर कर दिया गया। देखिए हमें कोई बिहार या आंध्रा के स्टेट को स्पेशल पैकेज मिला उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें उनको नहीं देना चाहिए, तो उनको दीजिए, लेकिन अंडमान को इतना इग्नोर मत कीजिए। आपने देखा होगा, आपके माध्यम से भी हमारे जो नए सांसद जी विष्णुपद जी ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिया कि पिछले सांसद जी जो थे उनको फंड्स लेके आना नहीं आता है, उनको सेंटर से कैसा बार्गेनिंग करना होता है अपने स्टेट के लिए वो उनको नहीं आता है। लेकिन और उन्होंने ये सारा भी स्टेटमेंट्स दिया है कि मैंने सारे मिनिस्टर से बात कर लिया, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात कर लिया, इस बार हमारा जो बजट बढ़ने वाला है। लेकिन बड़ा शॉकिंग है मुझे ये जानकर कि पिछले साल से भी, आपको पता होगा कि पिछले साल 5987 करोड़ आया था, और इस बार अंडमान को केवल 5985 पॉइंट चिल्लर कुछ करोड़ दिया गया। पिछले साल से भी लगभग 1 करोड़ 30 लाख कम मिला है। तो विष्णुपद राय जी 4 बार के सांसद है, उनको हमारे अंडमान के लोगों ने भारी बहुमत से जिताया, 24,000 के मार्जिन से जिताया। लेकिन सेंटर में क्या है, बीजेपी एनडीए सरकार के सामने क्या है, वो 40 एमपी और 25 एमपी जिस जगह पे रहेगा, और जिस जगह से केवल 1 एमपी आएगा, उनका कोई इज्जत नहीं है। अपने ही सरकार का उन्होंने क्या बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंडमान को गोद लिया है। तो अब क्या हो गया, ये बजट देखने के बाद तो ये लग रहा है गोद नहीं लिया, जबकि अंडमान को अनाथ कर दिया है, एकदम डायरेक्टली इग्नोर, पिछले बार से भी कम पैसा। और आपको बताऊंगा कि अंडमान में जो ये प्रॉब्लम यही है कि कोई डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब तक हमारे यहाँ पे एक स्टेट असेंबली, यहाँ तो एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन